क्या है बेहाल। आइए आपको राज्य अलग अलग दिखाते हैं जहां इस वक्त लोग परेशान हैं। पटना से शुरुआत कर रहे हैं जहां कई इलाकों में एक बार फिर बाढ़ के हालात बन गए हैं। पिछले साल भी पटना में आई बाढ़ की वजह से लोग परेशान थे। सरकार की तरफ से उस दौरान भी दावे लाखों किए गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इस साल भी शहर के कई इलाकों की सड़कें और गालियां तालाब में दिखाई दे रही हैं। लोगों को इसी पानी के बीच से आना जाना पड़ रहा है। सड़कों की तो बात छोड़िए, पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है। आलम यह है कि लोगों को पानी के बीच ही रहना पड़ रहा है और उसी के बीच अपने घरों में खाना भी बनाना पड़ रहा है। और इसी तरह से बारिश होती रही तो पटना में एक बार फिर बाढ़ से हालात बिगड़ सकते हैं। पटना में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद लोगों में सरकार के खिलाफ एक बार फिर नाराजगी दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ अक्सर हल्की पानी में ही यहाँ पूरा भर जाता है। इतना ज़्यादा भर जाता है कि निकलना घर से मुश्किल है। हर घर को देखिए कि इसमें पानी है, सिर्फ 1 घंटा के बारिश में। हर बार का स्थिति है, ये सरकार का फेलियर है। भले जो सरकार कह ले कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट उनका तो काम पटल पे नज़र आ जा रहा है क्या कर रहे हैं वो। अगर काम ही उन्होंने किया रहता तो ऐसी स्थिति आज पटना में शायद देखने को नहीं मिलती। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी अब शहर के कई इलाकों में घुस गया है। हालात ये है कि बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को घर की छतों पर जाना पड़ा। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शहर की सड़कें, गलियां, हालात तालाब जैसे ही दिख रहे हैं हर जगह, और लोगों को इनके बीच से ही आना जाना पड़ रहा है। वैसे तो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बाढ़ के हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को यहाँ कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के बेतिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात ये हैं कि शहर में कई इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। निचले इलाकों के कई घरों में भी पानी भरा हुआ है। शहर की गलियां तालाब की तरह दिखाई दे रही थीं और इनके बीच से ही लोगों को आना जाना पड़ रहा था। शहर के ज़्यादातर मोहल्ले पानी से लबालब भरे दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मधेपुरा को हुआ है। मधेपुरा में बाढ़ की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि लोगों को या तो अपने घरों की छत पर जाना पड़ रहा है या फिर अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाना पड़ा है। हालात ये हैं कि बाढ़ का पानी घरों के साथ साथ वहां पर बने स्कूल की इमारत में भी भर गया है। कुछ लोगों ने तो स्कूल की छत पर शरण ली है। अभी हम खड़े हैं मधेपुरा के खापुर गांव में, जो कि यहाँ पे आलमनगर प्रखंड में पड़ता है। और इसकी एक तस्वीर ज़रा देखिए। ये मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में पूरा तरह से जो है वो बाढ़ का पानी समाया हुआ है। पूरा विद्यालय जो है डूबा हुआ है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाए कि ठीक सामने में जो है वो हाई स्कूल है, वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। उसके बाद अगर देखें तो चारों तरफ जो तमाम जो गाँव हैं वो पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। और ये कोसी की बाढ़ ने मधेपुरा के इस खापुर गांव को कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी एक तस्वीर है। अभी हम खड़े हैं यहीं के मध्य विद्यालय के फर्स्ट फ्लोर पे। पहले फ्लोर पे इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उस गांव के वो निकल करके यहाँ पे चले आए हैं और नीचे तक पानी भरा हुआ है, इसलिए सारी महिलाएं हैं वो सारे अपने सामान लेकर के जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। अगर आपको अंदर की तस्वीर अगर दिखाएं तो इस कमरे में अब ज़रा देखिए कि सारी महिलाएं जो हैं बच्चों के साथ यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। और ये घर के से तमाम जो चीज़ें हैं, ज़रूरत के जो सामान हैं वो यहाँ पे देखिए। इनके बर्तन हो, इनके खाने का सामान हो, इनका जितना वो सामान जो है उठा करके ला सकते थे गाँव से जल्दी में, वो यहाँ पे ले करके पहुँचे हैं। तो ये मधेपुरा का कह सके कि सबसे परेशान करने वाली जो तस्वीर है। आप लोग सब ऊपर आ गए हैं स्कूल के ऊपर? स्कूल का ऊपर घर में पानी है, भरी छाती पानी है। चूल्हा डूब गया है, कहाँ खाना बनाएंगे? यहाँ स्कूल में बना कर खाते हैं। यहाँ पर पूरे परिवार के साथ यहीं पे हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ यहीं पर है स्कूल में। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां पर गैला इलाके में बादल फटने के बाद हुई तबाही से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बादल फटने का मतलब होता है कि एक ही जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। इस तबाही में 3 मकान पूरी तरह मलबे में बदल गए हैं।
मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस बीच राहत और बचाव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने एनडीआरएफ की टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे की तरफ गिरा और आसपास के इलाकों में भरता चला गया। पानी के साथ बहकर आ रहे मलबे को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी के साथ गिर रहा मलबा जहां भी गुजरा वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। वहां कई मकानों में भी मलबा भर गया है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया गया है कि वहां 5 मकान पूरी तरह मलबे में दब गए हैं, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। यहाँ बरसात की वजह से घरों में दरार तक पड़ गई है। भारी बारिश की वजह से नदियाँ और बरसाती नाले भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर कटान हो गई, जबकि कई जगहों पर रास्ते बह गए। मलबा गिरने की वजह से वहां कई जगहों पर रास्ते भी बंद हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें दिखा कि भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां बने एक पुल का हिस्सा बह गया है, जिससे लोगों को परेशानी हुई है, जबकि 5 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि शहर की सड़कों से पानी ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। हिमाचल में किन्नौर के सांगला में आई बाढ़ ने सेब के बागों को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। बाढ़ की वजह से सेब की खेती करने वाले किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर बारिश के कारण बर्फ पिघलने की वजह से नालों में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि सेब के बागों में जिस रास्ते से ये सैलाब गुजरा, रास्ते में पड़ने वाले सेब के पेड़ों को भी उखाड़ दिया। जिस समय ये बाढ़ आई वहां कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे, जो बाल बाल बच गए। इस बाढ़ की वजह से सेब के बागों के साथ साथ आसपास के जंगलों को भी नुकसान पहुंचा। शिमला के फट्टा कुफर फल मंडी के पास अचानक पहाड़ खिसकने से भूकंप मच गया। लोग डर गए, दहशत फैल गई। अचानक ही पहाड़ से पत्थर खिसककर नीचे गिरने लगे, जिसकी चपेट में वहां पर बनी कुछ दुकानें आई। पहाड़ से मलबा खिसकने की वजह से कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। वीडियो में दिखा कि लोग अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए तुरंत उसे पार्किंग से निकालने लगे। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। मौके पर पहुंचे राहत और बचाव की टीम ने मलबे को हटाना शुरू किया। तस्वीरें आप देखिए, शिमला में पहाड़ खिसकने की बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं। ये दुकान पर इस पहाड़ के हिस्से के गिरने की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में चमोली के पास पीपल कोटी के पास पहाड़ खिसकने की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ से मलबा सड़क पर गिर गया। इसकी वजह से रास्ते में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था, जिसके बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने पहले पहाड़ी पर एक रस्सी बांधी और फिर इस रस्सी के सहारे एक एक व्यक्ति को बाहर निकाला। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कहर बरसा रहा है। हालात ये हैं कि असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में असम का सोनितपुर जिला भी शामिल है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है। कई घर तो ऐसे दिखाई दिए जहां पर कमर तक पानी भर गया। लोगों का ज्यादातर सामान ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की भेंट चढ़ गया। लोगों के मवेशी भी इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए। अब लोगों को खाने पीने के सामान की दिक्कत हो रही है। असम के 26 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से असम के 26 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के मोरी गांव में कई गांव प्रभावित हैं। हालात ये हैं कि हर तरफ बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगहों पर रास्ते पानी में बह गए हैं और लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। गाँव में पानी गर्दन तक पहुँच गया है, जिसमें डूबकर लोग चलने को मजबूर हैं। खेत मकान सब पानी में डूब गए हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी नजर आया। गांव में पानी ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी दिखा। गांव टापू बन गए हैं। कई जगहों पर मकान पूरी तरह बाढ़ में डूबे हैं। असम के कामरूप में बाढ़ की वजह से वहां हालात बेहद खराब हैं। गांव के गांव टापू बने हैं, जिनमें लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी परेशानी है। जहां तक नजर गई पानी पानी नजर आया। हर तरफ पानी भरने के बाद
ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। गांव में बने मकान पूरी तरह पानी में डूबे हैं। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ से प्रभावित आबादी को निकालकर राहत शिविर तक पहुंचाया गया है। असम में बाढ़ से 26 जिले प्रभावित हैं। 55 लाख लोग इसमें शामिल होते हैं जो परेशान हैं। अब तक 79 लोगों की जान भी गई है। असम का नगांव जिला भी पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। हर तरफ पानी दिख रहा है। लोग या तो अपने घरों में ही फंसे हैं या फिर बल्लियों और पटरों के सहारे जान बचाने के लिए घर में बाहर निकलना भी अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। नगांव जिले में बाढ़ में फंसे इन लोगों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि न उनके पास खाने पीने का कुछ सामान है और ना बाहर जाने का कोई साधन, और ऊपर से इन लोगों के पास अब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंची है। असम में बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इस समय बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क का तकरीबन 80% हिस्सा पानी में डूबा है। बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा एक सींग वाले राइनो को है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से अब तक 8 राइनो की मौत हो चुकी है। इसके बाद बाढ़ के दौरान राइनो को बचाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के कर्मचारी खास मुहिम भी चला रहे हैं। खास बात यह है कि एक सींग के राइनो सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र नदी का पानी डिब्रूगढ़ के कई इलाकों में घुस गया है। खेत से लेकर मकान तक सब कुछ पानी में डूबा है। कई इलाकों में लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर चले गए हैं, जबकि जिन रास्तों पर लोग पैदल चलते थे वहां अब नाव का इस्तेमाल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहाँ की सेनकी और डिक्रोंग नदियाँ उफान पर हैं। दोनों नदियों के किनारे बसे कई गांव में पानी भर गया है और कई मकान पानी में बह गए हैं। इतना ही नहीं, नदियों का पानी ईटानगर की गलियों में भी घुस गया है। पानी जिस तरह से वहाँ गाँवों के आसपास के इलाकों में घुसा है, मकान दुकान सब बह गए हैं। पानी के बहाव को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे गलियों के बीच से नदी ने अपना रास्ता बना लिया हो। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां ज़्यादातर किनारा तोड़कर बह रही हैं। हालात ये है कि बाढ़ की वजह से कई गांवों में संपर्क टूट गया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना योद्धाओं को हो रही है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से आई है, जो बाढ़ का पानी पार करके अपने काम पर जा रहा था। हालांकि इस तरह से बाढ़ का पानी पार करना खतरनाक हो सकता है। तो ईटानगर में बाढ़ ने कैसे बढ़ाई है मुश्किलें, आप देखिए। जो कोरोना योद्धा हैं उन्हें भी अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से सामने आई है, जहां बाढ़ का पानी पार करके अपने काम पर जा रहा है ये कोरोना योद्धा। हालांकि इस तरह से बाढ़ का पानी पार करना खतरनाक हो सकता है। इस वक्त एक अहम खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चीन मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ये साधारण सीमा विवाद नहीं, इसका मकसद भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना है। worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today, and the Prime Minister has said publicly that they're not, which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. And if he allows the Chinese to understand that they can manipulate him because of his image, the Indian Prime Minister will no longer be worth anything for India. चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के वार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने दलील दी कि राहुल गांधी केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। नड्डा ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी भारतीय सेना में भरोसा रखने के बजाय चीन से जानकारी जुटाते रहते हैं। एक राजवंश क्यों भारत को कमजोर और चीन को मजबूत बनाना चाहता है। कांग्रेस के कई नेता भी एक राजवंश की धोखाधड़ी को खारिज कर चुके हैं। और भारत के कोरोना आंकड़ों पर आइए नजर डाल लेते हैं। यहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का जो आंकड़ा है वो 11,18,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं इनमें 7 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 27,497 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 3,90,000
459 एक्टिव केस हैं। देश के ज़्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 3 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, जहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 1,22,000 के पार पहुंच गए हैं। कर्नाटक चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के कुल मामलों में आंकड़ा 63,000 के पार है। और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 पहुंचने वाली है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार है। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,45,07,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें 81,33,000 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 6,06,173 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 57 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मामले 37 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या करीब 21 लाख पहुंच गई है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 11 लाख के पार हो गई है। रूस चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 7,70,000 को पार कर गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,64,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान से जुड़ी हुई ऑडियो टेप मामले की जांच कर रहे राजस्थान के एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा है, जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निजी सचिव को मिल गया है, जिसकी पुष्टि उन्होंने न्यूज़ 18 से की है। विधायकों की खरीद फरोख्त के कथित ऑडियो के मामले में उन्हें नोटिस भेजा गया है। एसओजी ने शेखावत से पूछताछ के लिए समय मांगा है। राजस्थान के राजनीतिक उठापटक के बीच एसओजी की जांच भी तेज हो गई है। एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर दिया है। जो हमें जानकारी मिल रही है, नोटिस गजेंद्र सिंह शेखावत के जो आधिकारिक पीएस हैं आरडी बर्मन, उनको नोटिस परसों यानी शनिवार की रात को मिला था। और नोटिस में कहा गया है कि मंत्री अपने समय के अनुसार जब भी वो सुविधाजनक समय हो वो आकर के अपना बयान दर्ज करवा दें। दरअसल एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ का सैंपल और उनका बयान लेना चाहती है, क्योंकि एसओजी को शक है कि जो इस गजेंद्र सिंह की बात की जा रही है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, ऐसा एसओजी के सूत्रों का कहना है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की, उसमें साफ ये कहा कि पहले इस बात की सत्यता जांच होनी चाहिए कि आखिर ये टेप किसने तैयार किया है, क्या ये आधिकारिक रूप से एसओजी ने या राजस्थान सरकार ने रिकॉर्ड करवाया है, क्या वो इस टेप की प्रामाणिकता को सरकार सत्यापित करती है, सरकार ये मानती है कि ये टेप पूरी तरीके से सत्य है, और अगर टेप सरकार ने रिकॉर्डिंग करवाया है तो किस आदेश के तहत रिकॉर्डिंग करवाई थी। पहले इन सब बातों की जानकारी एसओजी या राजस्थान सरकार दे, क्योंकि बीजेपी और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि जो भी टेप है वो फर्जी तरीके से रिकॉर्ड हुआ है और उसमें सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर चुकी है। और इधर कानपुर मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार शशिकांत की पत्नी मनु पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस चौबेपुर थाने में मनु से पूछताछ कर रही है। कानपुर के 2-3 जुलाई की रात को विकास दुबे के हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जिसके बाद शशिकांत की पत्नी मनु पांडे के कई ऑडियो वायरल हुए थे। अब पुलिस कानपुर मुठभेड़ कांड में पूछताछ कर रही है। मनु पांडे से पूछताछ हो रही है। आरोपी शशिकांत की पत्नी है मनु पांडे, जिसको लेकर ये पूछताछ की जा रही है। जानकारी है कि कई सारे ऑडियो वायरल हुए थे मनु पांडे के, जिसे तस्वीरें आप देख रहे हैं। सौरभ पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सौरभ, शुरुआत में कहा जा रहा था कि जो क्लिप्स वायरल हुई थी उसमें मनु पांडे की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस केस में, लेकिन अभी पूछताछ का दायरा किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से शशिकांत जो इस मामले में अपराधी बनाया गया, उसकी पत्नी मनु पांडे है, जिसके अब तक करीब 5 ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसमें कुछ ऑडियो में ये पहले अपने परिवार वालों को जानकारी दे रही है और एक ऑडियो में कह रही है कि मैंने सिम को चबा लिया है, आप फोन में मेरा नंबर हटा लें। इसके बाद एक और ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पे उसने मनु ने अपने पति से कहा है कि विकास भैया ने आदेश दिया है, विकास भैया ने कहा है गोली चलाते रहो, मारते रहो। ये लगातार कोऑर्डिनेट करती रही विकास दुबे से और लगातार इसकी भूमिका जो है संदिग्ध पाई गई थी। और जिस तरीके से मेरी पुलिस अधिकारियों से पूछताछ हुई है, उनका कहना है कि जब सीओ घायल अवस्था में आए थे और मनु पांडे यानी शशिकांत के घर में छुपे थे,
तो उन्होंने एक टाट के बोरे का सहारा लिया था और बोरे के अंदर छुप गए थे। तब मनु पांडे ही और उसकी सास जो वृद्ध महिला है, इन दोनों ने कहा था कि इस बोरे में सीओ है, इसको मार दो। उसके बाद अमर दुबे ने नृशंस हत्या की थी। जो उनके पैर का पंजा काटने की बात आई, जो उनके पैर काटने की बात आई, वो तब आई जब सीओ छुपे हुए। तो सीओ कह रहे थे कि आप पुलिस को सूचना कीजिए, मुझे बचा लीजिए। लेकिन पुलिसिया पूछताछ में साफ तौर पर बात सामने आई कि मनु और उसकी सास ने ही सीओ को आइडेंटिफाइड किया और उसी ने कहा कि अमर दुबे से कहा जाकर के कि ये सीओ यहाँ छुपा हुआ है, ये बच गया, इसको भी मार दो। तो कहीं ना कहीं जो भूमिका शुरू से इनकी संदिग्ध चली आ रही थी, तमाम वो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई। उसके बाद जब हमने आईजी मोहित अग्रवाल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जांच के घेरे में मनु पांडे और उसकी जो ऑडियो है इसकी फॉरेंसिक जांच होगी और जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले में तेजी से कार्रवाई चल रही है, फॉरेंसिक जांच में जिस तरीके से इसकी ऑडियो सही पाई गई, फिर बाद में अब इसको चौबेपुर थाने में इससे पूछताछ। चलिए सौरभ, ये जो पूछताछ हो रही है इसमें क्या निकल कर सामने आता है, इस पर हमारी निगाह होगी। और इधर कानपुर शूटआउट केस के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी और उसके साथ ही प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसों का हिसाब रखता था। जब वाजपेयी यूपी एसटीएफ की हिरासत में था और जब विकास के भागने में जय की गाड़ियों के इस्तेमाल के खास सबूत नहीं मिले तो नजीराबाद पुलिस पहले जय वाजपेयी को घर छोड़ने उसके चली गई थी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जय वाजपेयी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जय के खिलाफ आयकर और ईडी बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी की जांच करेगी। पुलिस ने जब जय पर आर्म्स एक्ट का मामला भी लगाया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक 2 जुलाई को जय वाजपेयी ने विकास दुबे को 2 लाख रुपए और 25 रिवॉल्वर कारतूस दिए थे। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे और उसके गैंग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए 3 लग्जरी गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बीच आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हुई थी। 2 गोलियां विकास के सीने के बाईं ओर से आर पार हुई थी, जबकि 1 गोली विकास के दाहिने कंधे से आर पार हुई थी। बताया गया कि यूपी एसटीएफ ने विकास से आमने सामने का मोर्चा लिया था। विकास दुबे के शरीर से 10 जख्म भी मिले हैं, जिनमें 6 गोलियों के हैं। इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देर रात सड़क पर गाने लगाकर नाचने वाले एक लड़के को पुलिस ने सबक सिखाया। पुलिस वालों ने डंडे से सड़क पर उसकी पिटाई की। बताया गया कि 3 लड़के लॉकडाउन होने के बावजूद कार में गाने लगाकर सड़क पर डांस कर रहे थे, तभी पुलिस वहां आ गई। इन 3 लड़कों में 2 वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई हुई। पुलिस अब फरार हुए उन दोनों लड़कों की तलाश कर रही है जिन्होंने लॉकडाउन में गाने बजाकर डांस किया। एक्टर सलमान खान ने खेती करने का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया, जिसमें वो अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर खेत को ट्रैक्टर से जोतते हुए दिखाई दिए। इन दिनों सलमान खान खेती करने में जुटे हैं। पिछले कई दिनों से वो खेत पर काम करते हुए अपनी तस्वीरें साझा कर रहे थे। भारी बारिश के बीच सलमान का ये वीडियो शूट किया गया है। वीडियो साझा करते हुए सलमान ने लिखा है, फार्मिंग